हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो एपेक्स बैंक का पेपर था 15 अक्टूबर को होने वाला था। अब उसका नया डेट आ गया है, 29 अक्टूबर को वो पेपर होने वाला है। तो जो उसमें सहकारिता से संबंधित प्रावधान है आपके सिलेबस में 25 नंबर का, तो उसी से रिलेटेड जो है हम एमसीक्यू आज की क्लास में करने वाले हैं। यानी सहकारिता से संबंधित और बैंकिंग प्रावधानों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आज की क्लास में करने वाले हैं। और उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा, ताकि हमको यह समझ आ सके कि आपकी तैयारी भी पुख्ता हो रही है और कितने क्वेश्चन आपने सही बनाए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हमको और एमसीक्यू चाहिए, तो मैं और आपके लिए इसको वीडियो को लाऊंगा। ठीक है, तो आप ही के ऊपर ये डिपेंडेंट है। अगर आप इसका अच्छा रिस्पांस देंगे तो आपके लिए एमसीक्यू लगातार आते रहेंगे। और हम आपके लिए मैराथन क्लास भी प्लान कर रहे हैं। जल्दी आपको एपेक्स बैंक का जो पूरा सिलेबस है उसके लिए मैराथन क्लास भी मिलने वाली, जैसा कि हम पहले भी करते हुए हैं हर पेपर के लिए। तो इसकी भी मैराथन क्लास आपको जल्द मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जितने भी क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जितने भी आपका क्वेश्चन होंगे उसके पीडीएफ वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सहकारिता से संबंधित जो आपका पहला क्वेश्चन है कि वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उस अन्य सोसाइटी को जो कि उससे संबद्ध हो क्रियाकरण के लिए सुविधाएं देना हो और जिसका कार्य क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ हो, उसे क्या कहते हैं। यानी यहां पर एक सोसाइटी की परिभाषा दी गई है और उस सोसाइटी की परिभाषा के आधार पर आपको बताना है कि ये कौन सी सोसाइटी है। तो ऐसे देखिए, यहां पर मेरे को अगर ये ऊपर की चीज नहीं भी पता है और मेरे को सिर्फ इतना यहां पर दिख रहा है, जिसका कार्य क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ हो, यानी ऐसी सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे ऊपर होती है शीर्ष सोसाइटी, उसके नीचे होती है केंद्रीय सोसाइटी या जिला सोसाइटी। केंद्रीय जिला सोसाइटी किसको बोलते हैं, ऐसी सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र एक जिला हो तो उसको केंद्रीय जिला सोसाइटी, और जिसका कार्य क्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ उसको बोलते हैं शीर्ष सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, शीर्ष सोसाइटी कहा जाता है। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी दो या अधिक सोसाइटियां, क्या लिखा है, कोई भी दो या अधिक सोसाइटियां ऐसी प्रत्येक सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में कुल सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा विशिष्ट कारोबार में भागीदारी की संविदा कर सकेगी। यानी यहां पर आपसे यह पूछने की कोशिश कर रहा है, अगर दो या दो से अधिक सोसाइटियों को आपस में भागीदारी करना है किसी विशिष्ट काम को करने के लिए, यानी समझौता करना है, तो वो कितने बहुमत से ऐसा समझौता कर सकती है। तो हमने इसको पढ़ा था सोसाइटी की भागीदारी वाली धारा में। तो यहां पर आपको पता है कि कोई भी दो या दो से अधिक सोसाइटियां किसी विशिष्ट कारोबार को करने के लिए आपस में समझौता करना चाहती है, तो उपस्थित और मत देने वाले बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ऐसा कर सकती है। याद रखिएगा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से ऐसा कर सकती है। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी उनको क्या करना है, आपस में मिलकर कोई नया काम करना है, मतलब दोनों एक टाइप का काम करना चाह रहे हैं, तो वो आपस में समझौता करके किसी विशिष्ट काम को कर सकते हो। तो ऐसा समझौता दोनों सोसाइटी में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ऐसा किया जा सकता है। यानी 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा विशिष्ट कारोबार के लिए संविदा किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहां पर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 45 के अधीन किसी सहकारी बैंक के अधिस्थगन का आदेश निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। यानी सहकारी बैंक को खत्म करना है, निलंबित करना है, तो यह आदेश किसके द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के लिखित अनुमोदन से। तो याद रखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945 की धारा 45 के अधीन किसी भी सहकारी बैंक को अधिस्थगन करने की पावर रजिस्ट्रार के पास है, लेकिन रजिस्ट्रार स्वयं ऐसा नहीं कर सकता, रजिस्ट्रार को आरबीआई से अनुमोदन लेना पड़ेगा।
यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन से ऐसा कर सकता है। यानी 23 का आंसर होगा रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के पूर्व लिखित अनुमोदन से ऐसा कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रजिस्ट्रार द्वारा किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किया जा सकता है। यानी रजिस्ट्रार किसी भी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को कब समाप्त कर सकता है? तो यहां पर पहला पॉइंट लिखा है, कोई सोसाइटी उसके आवेदक द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर दी गई हो। यानी अगर कोई सोसाइटी का जब रजिस्ट्रीकरण किया जा रहा हो तो वहां पर रजिस्ट्रार को जब आवेदन दिया होगा रजिस्ट्रीकरण करने का, तो उसमें कुछ जो आप बोल सकते हो कुछ गलत जानकारी दे दिया हो, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन किया हो। सेकंड है जहां सोसाइटी का कार्य पूर्ण हो चुका हो। तीसरा है जहां सोसाइटी अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रही हो। तो सीधी सी बात है, अगर रजिस्ट्रार को किसी भी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त करना है तो वो किस आधार पर कर सकता है? अगर सोसाइटी के लिए उन्होंने आवेदन दिया पंजीकरण करवाने के लिए और उसमें कुछ गलत जानकारी दे रहे हो, जिससे जो आपका आप बोल सकते हो कि रजिस्ट्रार जो है वो कंफ्यूज हो जाए या गलत जानकारी के तहत उसमें साइन कर दिया हो, उसका पंजीकरण कर दिया हो। तो पहला पॉइंट सही है। जहां सोसाइटी का कार्य पूर्ण कर हो चुका है तो वहां सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण को समाप्त कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट भी सही है। जहां सोसाइटी अपने उद्देश्यों की पूर्ति ही नहीं कर पा रही है तो उसको भी समाप्त कर सकता है रजिस्ट्रार, यानी तीसरा पॉइंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों ही सही है। ये तीनों ही आधार पर रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकता है, यानी समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन की पहचान करना है। क्या लिखा है? यदि कोई व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य बनने हेतु बोर्ड के पास आवेदन किया है तो बोर्ड आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय लेगा। यदि कोई सोसाइटी किसी व्यक्ति को सदस्य ना बनाने का निर्णय लेती है तो इसकी सूचना विनिश्चय के 30 दिन के भीतर उस व्यक्ति को देगी। तीसरा लिखा है, सोसाइटी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति इंकार की तारीख से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा। फोर्थ लिखा है, अपील में रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा और वह अपना विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर पक्षकार को संसूचित करेगा। तो देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी सोसाइटी का सदस्य बनना होता है तो वो उस सोसाइटी के बोर्ड के पास आवेदन करता है सदस्य बनने के लिए, ठीक है। तो अगर यहां पर क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य बनने हेतु बोर्ड के पास आवेदन करता है तो बोर्ड आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर ही निर्णय लेगा और उसको बताएगा कि वो मतलब उसके आवेदन को स्वीकार कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं बताता तो उसके रजिस्ट्रेशन को स्वीकार मान लिया जाता है, यानी वो सीधा सीधा सोसाइटी का सदस्य बन सकता है। यानी पहला पॉइंट तो सही है। सेकंड देखिए, यदि कोई सोसाइटी किसी व्यक्ति को सदस्य ना बनाने का निर्णय लेती है तो इसकी सूचना विनिश्चय के 30 दिन के भीतर उस व्यक्ति को बताएगी। बिल्कुल सही है। अगर सोसाइटी किसी सदस्य के आवेदन को नहीं मान रही तो उसके आवेदन करने के 30 दिन के भीतर उसको बता देगी, यानी वो निर्णय ले लेगी कि हम इसको सदस्य नहीं बनाना चाहते, तो 30 दिन के भीतर उसको बता देगी आपको सदस्य नहीं बना सकते। अगला है, सोसाइटी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति इंकार की तारीख से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकता है। ये वाला पॉइंट गलत है। 30 दिन के भीतर नहीं, 90 दिन के भीतर। यहां पर ये 30 दिन नहीं आएगा, यहां पर ये 30 दिन नहीं आएगा, यहां पर ये 90 दिन आएगा। ठीक है, कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। तो सी वाला पॉइंट गलत है और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या सही नहीं है, तो सी आपका सही नहीं है, ये वाला आपका आंसर होगा। ये आंसर है 90 दिन के भीतर ये अपील किया जा सकता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन डी जो लिखा है वो भी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो वह दंड दिए जाने की अवधि से 5 वर्ष की कालावधि के लिए सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। दंड के अवसान हो जाने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के लिए सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। दंड दिए जाने की अवधि से 6 वर्ष की कालावधि के लिए सदस्य नहीं बन सकता। दंड के अवसान हो जाने की तारीख से 6 वर्ष की कालावधि के लिए सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। तो नैतिक अधमता क्या होता है? अगर कोई सोसाइटी का सदस्य है या पदाधिकारी है, वो अपने पद में रहते हुए अपने पद की गरिमा का दुरुपयोग करता, अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उसे नैतिक अधमता बोलते हैं। और अगर किसी भी सदस्य को नैतिक अधमता के आधार पर हटाया जाता है
तो उसको जितने साल की सजा होगी, क्योंकि नैतिक अदमता करेगा, पद का दुरुपयोग करेगा तो उसको सजा होती है, तो उसकी सजा खत्म होने के 5 साल तक वो वापस यहां पर नहीं आ सकता। तो यहां पर वही बोला है, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अदमता अंतर्वलित हो, दंड दिए जाने की अवधि से 5 वर्ष की कालावधि के लिए सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। ये गलत है। दंड दिए जाने की अवधि से नहीं, जब उसको दंड दे दिया गया और दंड का उसने पूरा जितना दंड दिया गया उसने भोग लिया, यानी दंड खत्म हो गया, तो दंड खत्म होने के 5 साल तक सदस्य नहीं बन सकता। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, दंड के अवसान हो जाने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के लिए सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। यही आपका करेक्ट आंसर है। याद रखना, दंड खत्म हो जाने की तारीख से ना, यानी उसने दंड भोग लिया है, तो जिस दिन उसका दंड खत्म होगा वहां से 5 साल तक वो सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिसे निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से कितने वर्ष की कालावधि तक किसी भी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश करने का पात्र नहीं होगा। यानी अगर किसी भी सोसाइटी के सदस्य को उसके सदस्य सोसाइटी से निष्कासित कर दिया गया है, तो वो कितने वर्ष की कालावधि के भीतर वो दोबारा सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। तो इसका आंसर है 1 वर्ष के भीतर। यानी अगर किसी सोसाइटी के सदस्य को निष्कासित कर देते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है 1 वर्ष तक दोबारा सोसाइटी का सदस्य नहीं बन पाता। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संघीय सोसाइटी का मतदान संबंधित अधिकार इस प्रकार विनियमित किए जाएंगे कि सदस्यों को जो कि सोसाइटियां हो, ऐसी सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में कितने मत प्राप्त होने चाहिए। देखिए यहां पर संघीय सोसाइटी का कहने का मतलब यह है, देखिए यहां पर ऊपर स्तर में एक सोसाइटी काम कर रही है, ठीक है, ऊपर स्तर में, यानी आप बोल सकते हो कि जिला स्तर में मान लेते हैं एक सोसाइटी काम कर रही है, केंद्र स्तर पर, या आप बोल सकते हो शीर्ष सोसाइटी राज्य स्तर पर काम कर रही है। इससे छोटी छोटी अन्य सोसाइटियां जुड़ी हुई है, इससे छोटी छोटी अन्य सोसाइटियां जुड़ी हुई है। तो ये अन्य सोसाइटियां जो जुड़ी हुई हैं, इनको कितने वोट की पावर प्राप्त होगी, वही आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर देखो, मतों की कुल संख्या के 1/3 से कम मत प्राप्त ना हो, मतों की कुल संख्या के 2/3 से कम प्राप्त ना हो, मतों की कुल संख्या के 3/4 से कम मत प्राप्त ना हो, या मतों की कुल संख्या के 4/5 से कम मत प्राप्त ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, मतों की कुल संख्या के 4/5 से कम मत प्राप्त ना हो। किसको, इन सोसाइटियों को जो मत देने की पावर है वो कम से कम 4/5 होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के तहत सहकारी वर्ष का क्या अर्थ है। तो सहकारी वर्ष क्या होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है उसी को सहकारी वर्ष मानते हैं। यानी ये 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो सहकारी वर्ष क्या है, प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को समाप्त होने वाला वर्ष, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष, यानी 20 का करेक्ट आंसर होगा, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है, यहां पर रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के संबंध में जांच करवा सकता है। यानी रजिस्ट्रार कब किसी भी सोसाइटी के लेखाओं की जांच करवा सकता है, किस मामले में, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के संबंध में कभी भी जांच करवा सकता है। कब, यानी रजिस्ट्रार इन मुद्दों पर, गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के संबंध में किसी सोसाइटी की जांच कब करवा सकता है। पहला, स्वप्रेरणा से, दूसरा किसी ऐसे देनदार जो सोसाइटी का ऋणी है उसके आवेदन पर, तीसरा है बोर्ड के कम से कम 1/3 सदस्यों के आवेदन पर, फोर्थ है सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/10 सदस्यों के आवेदन पर। तो देखिए रजिस्ट्रार जब भी चाहता है वो सोसाइटी के गठन, कार्यकरण या वित्तीय स्थिति की जांच करवा सकता है। ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी ऐसे देनदार जो सोसाइटी का ऋणी है उसके आवेदन पर। अब देखिए देनदार के आवेदन पर क्यों सोचा है उसकी जांच करवाएगा, आप खुद सोचिए। ये पैसा, देनदार का मतलब क्या है, सोसाइटी ने इसको ऋण दिया है और सोसाइटी को इसको ऋण को लौटाना है। तो आप खुद सोचिए, क्या देनदार आवेदन करेगा क्या कि आप अपनी वित्तीय स्थिति की जांच करवाओ, वो तो पैसा उसको सोसाइटी को देना है। तो देनदार के आवेदन पर नहीं, लेनदार के आवेदन पर। लेनदार का मतलब उसने सोसाइटी में पैसा लगाया है और अब सोसाइटी को उसको पैसा वापस करना है और सोसाइटी उसको पैसा वापस नहीं कर रही, तो यहां पर वो रजिस्ट्रार के पास आवेदन करेगा, तो रजिस्ट्रार सोसाइटी की जांच करवाएगा।
तो देनदार नहीं, लेनदार, जो जिसको सोसाइटी को जिसको पैसा देना है, यानी सोसाइटी को जिसको भुगतान करना है, जिस व्यक्ति को भुगतान करना है सोसाइटी को, यानी सोसाइटी, मान लेते हैं मैंने सोसाइटी को 10 रुपए दिया, समझ रहे हो, तो मैं सोसाइटी की जांच करवाने की मांग कर सकता हूं। सोसाइटी ने मेरे को 10 रुपए दिया तो मैं क्यों मांग करूंगा, मैं तो मेरे को लौटाना है ना सोसाइटी को पैसा, तो मैं मांग नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने सोसाइटी को पैसा दिया और अब सोसाइटी को मेरे को पैसा लौटाना है, तो मैं सोसाइटी का क्या हो गया, लेनदार हो गया, क्योंकि मैंने पैसा दिया और मेरे को पैसा लेना है, तो मैं लेनदार हो गया, तो मेरे आवेदन पर जांच होगी। समझ आ गए, देनदार नहीं लेनदार के आवेदन पर जांच होती। तो सेकंड पॉइंट गलत है। तीसरा, बोर्ड के कम से कम 1/3 सदस्यों के आवेदन पर सही है, सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों के आवेदन पर यह भी सही है। तो 1, 3, 4 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिस्ट्रार सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकेगा, यानी रजिस्ट्रार सोसाइटी की पुस्तकों की कब निरीक्षण कर सकेगा। पहला लिखा है स्व प्रेरणा से, बिल्कुल सही है, रजिस्ट्रार अपनी स्व प्रेरणा से ऐसा कर सकता है, सोसाइटी के रजिस्टर पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। सेकंड, सोसाइटी के लेनदार के आवेदन प्राप्त होने पर, बिल्कुल सही है, अभी मैंने ऊपर भी आपको समझाया, सोसाइटी का लेनदार है, उसके आवेदन पर सोसाइटी की पुस्तकों की जांच कौन कर सकता है, रजिस्ट्रार कर सकता है, यानी 1, 2 आपका सही है। तीसरा देख लेते हैं यहां पर, तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है सोसाइटी के देनदारों के आवेदन प्राप्त होने पर, तो सोसाइटी के देनदारों के आवेदन प्राप्त होने पर नहीं होती। राज्य सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक हो तो तब भी नहीं होता, तो यानी राज्य सरकार पुस्तकों के निरीक्षण के लिए नहीं बोल सकती, केवल 2, या तो रजिस्ट्रार स्व प्रेरणा से या लेनदार के आवेदन पर पुस्तकों का निरीक्षण करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2, 3 और 4 गलत है। अगला देख लेते हैं यहां पर, अगला क्वेश्चन है यहां पर कि सहकारी बैंक के संबंध में निम्न में से किस कार्य को करने से पहले रजिस्ट्रार को रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी, यानी सहकारी बैंक के विषय में किस कार्य को करते समय रजिस्ट्रार को आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। पहला, सहकारी बैंक को परिसमापित करने का आदेश निकालने हेतु, बिल्कुल सही है, अगर रजिस्ट्रार किसी सहकारी बैंक को परिसमापित यानी खत्म करने का आदेश दे रहा है तो उसको पहले आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। सेकंड, समापक को नियुक्त करते समय, क्योंकि अब जब किसी भी सोसाइटी को परिसमापन का आदेश दिया जाता है तो सोसाइटी का बोर्ड खत्म हो जाता है, और सोसाइटी खत्म, बोर्ड पूरा तरीके से खत्म हो जाता है और पूरी पावर समापक के पास आ जाती है। तो किस व्यक्ति को समापक बनाना है या किस व्यक्ति को समापक के पद से हटाना है, इन दोनों ही कार्य के लिए हमको आरबीआई से पूछना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। तो 2 और 3, समापक को नियुक्त करते समय या समापक को हटाते समय किसकी परमिशन लगेगी, रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार किससे परमिशन लेगा, आपके आरबीआई से। तो ये तीनों ही सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, तीनों ही कार्य में रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति रजिस्ट्रार को लेनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन कर सकेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ध्यान से समझिएगा। कोई भी सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन कर सकेगी सोसाइटी की साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से, सोसाइटी की साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सोसाइटी की साधारण सभा के कुल सदस्यों के बहुमत से, या डी है सोसाइटी की साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो इसका आंसर होगा सोसाइटी की साधारण सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई भी सोसाइटी अपने बायलॉस में चेंज कर सकती, उपविधि में चेंज कर सकती है। कई बच्चों को इसमें डाउट आता है क्योंकि जो नियम है वहां पे 2/3 लिखा है, और जब हम नॉर्मल अधिनियम पढ़ते हैं तो वहां पर 50% लिखा है कि किसी भी सोसाइटी के 50% सदस्यों की सहमति से उपविधियों में संशोधन करने का रजिस्ट्रार के द्वारा निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दूं कि निर्देश देने की शक्ति क्या होता है, कि अगर 50% सदस्य किसी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन करने का, मतलब सोसाइटी अपनी उपविधियों में डायरेक्ट संशोधन नहीं कर सकती। यदि सोसाइटी के 50% सदस्य रजिस्ट्रार को आवेदन करते हैं कि हमको सोसाइटी की उपविधियों में चेंज करना है, तब रजिस्ट्रार निर्देश जारी करके वो पावर देगा सोसाइटी को कि आप अपनी उपविधियों में संशोधन कर सकते हो। तो उपविधियों में जब संशोधन करना होगा तो 2/3 बहुमत से संशोधन होगा, लेकिन रजिस्ट्रार के बिना निर्देश दिए कोई भी सोसाइटी अपनी उपविधि में संशोधन नहीं कर सकती। तो रजिस्ट्रार से निर्देश करवाना है कि आप संशोधन करो, तो 50% सदस्य वहां पर आवेदन देंगे रजिस्ट्रार के पास, तब रजिस्ट्रार निर्देश देगा कि आप अपनी उपविधियों में संशोधन करो, और वो संशोधन 2/3 बहुमत से होगा।
तो ये आपका बी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोनों में अंतर समझना, निर्देश देना और कितने बहुमत से संशोधन होगा। निर्देश 50%, जबकि संशोधन जो है वो 2/3 बहुमत से होगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कोई भी सोसाइटी अपने वार्षिक साधारण सम्मेलन में जिसमें सोसाइटी के पदाधिकारियों का चुनाव होने वाला है, उस तिथि से कितने माह पहले सदस्यों का प्रवेश नहीं करेगी। देखिए, अगर सोसाइटी के बोर्ड ऑफ मेंबर का चुनाव होने वाला है तो बोर्ड ऑफ मेंबर के चुनाव के 4 महीने पहले से कोई भी सोसाइटी नए सदस्यों को अपने सोसाइटी का सदस्य नहीं बनाएगी। यानी बोर्ड ऑफ मेंबर के चुनाव के 4 महीने पहले से नए सदस्यों के प्रवेश में प्रतिबंध लग जाएगा। तो आंसर है इसका 4 माह, 4 माह, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन की पहचान करना है। जो ऊपर आपको क्वेश्चन दिखेगा इसमें आपको गलत कथन की पहचान करना है। तो पहला पॉइंट बोला है, किसी सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में गणपूर्ति सम्मेलन की सूचना की तारीख की कुल सदस्य संख्या के 1/10 या 50 से होगी, सही है। सेकंड, किसी भी सभा में कोई कामकाज नहीं किया जाएगा जब तक गणपूर्ति ना हो, यह भी सही है। गणपूर्ति ना होने पर सभा के सम्मेलन को स्थगित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। डी, स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति होने पर ही कामकाज प्रारंभ किया जाएगा, ये गलत है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति नहीं भी होगी तब भी कामकाज प्रारंभ कर लिया जाएगा, लेकिन जिस इस सम्मेलन के लिए जो एजेंडा बताया गया होगा कि इस सम्मेलन में हम ये काम करेंगे, उन्हीं काम को किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया जा सकता। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये गलत और क्वेश्चन यही पूछा है कौन सा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। प्राथमिक कृषि ऋण समिति निम्न में से किस प्रकार का ऋण मुख्यतः उपलब्ध नहीं कराती। यानी प्राथमिक कृषि साख समिति कौन सा ऋण उपलब्ध नहीं कराती, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक समिति जो होती है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध नहीं कराती, अल्प और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है। तो कौन सा उपलब्ध नहीं कराती, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध नहीं कराती। तो इसके आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस जिला सहकारी बैंक से सर्वाधिक प्राथमिक कृषि साख समिति जुड़ी हुई है। तो कौन से जिला सहकारी बैंक से सर्वाधिक प्राथमिक साख समिति जुड़ी है, बिलासपुर से, रायपुर से, राजनांदगांव से कि दुर्ग से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रायपुर से। लगभग 550 प्राथमिक समितियां इससे जुड़ी हुई है, रायपुर से 550। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त देयता समूह को कृषि प्रयोजन हेतु अधिकतम कितनी राशि 0% ब्याज दर में दी जाती है, 25,000, 50,000, 75,000 या 1 लाख। तो संयुक्त देयता समूह को कृषि प्रयोजन के लिए कितनी राशि 0 ब्याज दर पर दी जाती है, आंसर है 25,000। इसका करेक्ट आंसर है 25,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में राज्य के कितने सहकारी बैंकों में एटीएम की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यानी 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में राज्य में कितने सहकारी बैंक में एटीएम की सुविधा उपलब्ध है। तो इसका आंसर है 110, ऑप्शन सी 110। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में 110 एटीएम की सुविधा जिला सहकारी बैंक या राज्य के सहकारी बैंकों में एटीएम सुविधा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राज्य में पीपीपी मॉडल पर यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित इथेनॉल प्लांट निम्न में से किस जगह सर्वप्रथम लगाया जा रहा है। यानी पीपीपी मॉडल पर इथेनॉल प्लांट सबसे पहले कहां लगाया जा रहा है, कोंडागांव, धमतरी, कबीरधाम या बस्तर। तो इसके आंसर है ऑप्शन सी कबीरधाम, जो भोरमदेव प्लांट में लग रहा है। तो ये पीपीपी मॉडल पर यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, 28 दिसंबर 2022 की स्थिति में देश में कुल कितने जनधन खाते खोले जा चुके हैं। यानी कौन सी तिथि में, 28 दिसंबर 2022 की स्थिति में देश में कुल कितने जनधन खाते खोले जा चुके हैं। तो इसका आंसर है 47.83 करोड़, 47.83 करोड़ खाते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, नाबार्ड निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर सहकारी बैंकों को सीधा पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना प्रारंभ किया है। यानी नाबार्ड को जो सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है, यानी सहकारी बैंक भी ऋण देते हैं आगे, तो सहकारी बैंक खुद ऋण लेता है नाबार्ड से, तो इसको बोलते हैं पुनर्वित्त सहायता। तो पुनर्वित्त सहायता कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड सहकारी बैंकों को देता है। शिवरामन समिति 2002, प्रोफेसर चलैया समिति 2003, वैद्यनाथन समिति 2004 या एम सुब्रमण्यम समिति 2005।
तो इसका आंसर है वैद्यनाथन समिति 2004। इस समिति की सिफारिश के आधार पर क्या होता है, नाबार्ड जो है वो पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करवाता है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन हुआ था, लेकिन पुनर्वित्त सहायता वैद्यरामन समिति 2004 की सिफारिश पर देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ग्रामीण क्षेत्र में जल समस्या के निवारण के लिए नाबार्ड के द्वारा राज्य की कितनी वाटर सेट परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो नाबार्ड के द्वारा 67 वाटर सेट परियोजनाओं को राज्य में स्वीकृति दी गई है, जो आपका मुख्य रूप से जल समस्या के निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44 है, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में निम्न में से कौन सी मद नहीं दिखाई जाती? डेबिट पक्ष में कि लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में क्या चीज नहीं दिखाई जाती? सकल हानि, अप्रत्यक्ष व्यय, नवीन संपत्ति के क्रय हेतु पूंजीगत व्यय या उपरोक्त सभी। तो लाभ हानि खाते के जो डेबिट पक्ष होता है उसमें नवीन संपत्ति के क्रय हेतु पूंजीगत व्यय नहीं दिखाया जाता, ठीक है। बाकी सकल हानि और अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो सब दिखाया जाता है, सकल हानि दिखाया जाता है, लेकिन नवीन संपत्ति के क्रय हेतु पूंजीगत व्यय को नहीं दिखाया जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। व्यापार का संक्षिप्त आर्थिक विवरण निम्न में से किसे कहा जाता है? व्यापार का संक्षिप्त आर्थिक विवरण किसे कहा जाता है? तुलन पत्र को, लाभ हानि खाते को, तलपट को या व्यापारिक खाते को? तो व्यापार का संक्षिप्त आर्थिक विवरण जो होता है वो तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट को कहा जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, बैलेंस शीट। क्लियर है? तो ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पर करवाया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और इसका जितने भी क्वेश्चन था उसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, जल्दी आपके लिए मैराथन क्लास भी प्लान की जा रही है और जल्द आपके लिए मैराथन क्लास होगी। और अगर आप और एमसीक्यू चाहते हैं इस टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि पेपर आपको दिख ही रहा है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एमसीक्यू चाहते हैं या टॉपिक का या सहकारिता के एमसीक्यू जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट पढ़ के ही उस टॉपिक पर आपके लिए एमसीक्यू लाया जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास जो हुई है आपको पसंद आई होगी। अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पर और आपका जो रिवीजन टाइप का भी हो गया होगा कि आपको प्रॉपर यहाँ पे सभी का मैंने डिटेल में सॉल्यूशन भी कराया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।